अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहूँगा कि मैंने कमिटमेंट की थी इंशाल्लाह कि मैं 15 फरवरी को अपलोड कर दूँगा ये लास्ट वीडियो, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका। उम्मीद करता हूँ कि आप दरगुज़र फरमाएँगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की जो वीडियो है हमारी जो सियोल टेक का क्या कहते हैं उसे सेशन है कंप्लीट, उसकी लास्ट वीडियो है। इस लास्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो सबसे की या अप्लाई करने का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम ईमेल कहते हैं, जो हमने प्रोफेसर को बेसिकली लिखनी होती है, हम उसके बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमने वो ईमेल किस तरह से लिखनी है और उसमें प्रोफेसर को बेसिकली क्या चाहिए होता है, जो चीज़ें हमने उसको प्रोवाइड करनी है ताकि आपको वो रिप्लाई लाजमी करें। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे डिस्कशन करें, सबसे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अपनी एकेडमिक सीवी जो है वो अभी तक नहीं बनाई तो काइंडली मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने एकेडमिक सीवी कैसे बनानी है। आप पहले उसको प्रिपेयर कर लें, उन वीडियोस को देख के सीवी प्रिपेयर करने के बाद आप लोग फिर इस वीडियो को अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी सीवी प्रिपेयर करके रख ली है और आप ये चाह रहे हैं कि आपको ईमेल किस तरह लिखनी है ये बात मैं समझा दूं ताकि फिर आप उसको रिव्यू करके अप्लाई करें, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे मैं अपना ईमेल एड्रेस भी बता दूंगा जहाँ पे आप लोग मुझे अपनी सीवी और ईमेल जो है वो सेंड कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड पे रिव्यू कर लूँगा जो कि 20 और 21 को बन रहा है, और इंशाल्लाह 21 की नाइट तक मैं आप लोगों को आपकी ईमेल और सीवी रिव्यू करके सेंड कर दूँगा ताकि आप लोग जो है फिर आगे इसको अप्लाई करना शुरू कर दें। सीवी के बारे में क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं तो मैं इस बात को अभी स्किप कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं ईमेल के ऊपर। तो देखें, जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो प्रोफेसर के मेल बॉक्स के अंदर सबसे पहले जब आपकी ईमेल देखी जाती है तो वो आपके सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई होती है कि आपने सब्जेक्ट में क्या बात लिखी हुई है। बाज़ औक़ात अगर मैं किसी स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि अपनी सीवी मुझे रिव्यू के लिए भेज दें तो वो आगे लिख के मुझे भेज देता है सब्जेक्ट में सीवी। अब अक्सर औक़ात मैं उस ईमेल को पढ़ के इग्नोर कर देता हूँ, उसको मैं खोल के चेक भी नहीं करना चाहता कि ये क्या होगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद कोई गलती से स्पैम ईमेल है या किसी ने गलती से मुझे सेंड कर दी है। तो काइंडली ये काम मत कीजिएगा, बल्कि अपना ईमेल सब्जेक्ट इस तरह का लिखें कि प्रोफेसर को उसको पढ़ने के बाद ये बात समझ आ जाए कि वो ईमेल जो है कोई स्पैम या कोई गलती से नहीं आई हुई बल्कि एक स्टूडेंट ने ही अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह अभी आगे हम देखेंगे कि आप ईमेल सब्जेक्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो बात आती है वो है ईमेल बॉडी की। अब ईमेल बॉडी के अंदर जो कुछ हमने मटेरियल या डाटा लिखना है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो किस तरह लिखते हैं, इन बातों को हम आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल तो बेसिकली हमने 3 मेजर क्वेश्चन होते हैं जिनके हमने आंसर एड्रेस करने होते हैं, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन आता है हु आर यू, कि भाई आप कौन हो। आप लोगों ने बेसिकली अपना एक इंट्रोडक्शन करवाना है, बहुत शॉर्ट सा समराइज सा, क्योंकि आपने डिटेल इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी सीवी में करा दिया है। तो प्रोफेसर को वो डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए आपका, बल्कि एक छोटा सा ओवरव्यू चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो आपकी सीवी को खोल के पढ़ना चाहे, यानी कि इसके अंदर इतनी अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है वाई यू आर अप्लाइंग, कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो प्रोफेसर के पास। तो इस बात का जो जवाब है वो भी आपने अपनी ईमेल की बॉडी के अंदर ही देना होता है। और नंबर 3 के ऊपर बात आ जाती है कि आप प्रोफेसर को क्या ऑफ़र कर सकते हो। बेसिकली प्रोफेसर के पास जब आप जा रहे हो पढ़ने के लिए तो वो आपको स्टाइफंड दे रहा है मंथली, जिस तरह मैंने सियोल टेक में बात की थी कि वहाँ पे जो आपका मिनिमम स्टाइफंड है पर मंथ वो ऑलमोस्ट 1 लाख होगा। तो 1 लाख रुपया प्रोफेसर अगर आपको दे रहा है एक मंथ का, तो रिटर्न में भी उसको कुछ चाहिए, और वो आपने अपनी ईमेल के अंदर ख़ुद ही बताना होता है कि मैं आपको क्या कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ। तो ये वो तमाम मेजर सवालात थे जिनके जवाब देने। इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें अगर हम माइनर लेवल पे लेकर जाएँ तो बन सकती हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें इन्हीं 3 बातों के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाती हैं, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को ज़्यादा फैलाया नहीं है ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं। ये 3 शॉर्ट से पॉइंट हैं, इनको बहुत ही मुख्तसर सा लेकिन जामे किस्म का हमने आंसर लिखना है। इंशाल्लाह चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको टैकल करना है। जब आप लोग अपना ईमेल बॉक्स खोलते हैं तो इस तरह की एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग याहू या कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो मे भी थोड़ा डिफरेंट हो जाए। बहरहाल उसके अंदर इसी तरह के हमारे पास 3 सेक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले जो टू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस लिखना है। फ़िलहाल क्योंकि आपने मुझे रिव्यू के लिए सीवी भेजनी है तो आप यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लिख के मुझे सेंड करेंगे, और मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो ये है connect@gmail.com। ये मेरा सिंपल सा ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आपने मुझे ईमेल करनी है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट वो लिखना है कि जब आप उसको सेंड करें प्रोफेसर को तो उसको शो हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ कि जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CV फॉर रिव्यू। अब इतनी सी बात लिख देता हूँ, बाकी मैं नीचे कुछ नहीं करता, फ़िलहाल मैं इसको सेंड करता हूँ। अब देखें मेरे मेल बॉक्स में क्या लिखा आ रहा है, CV फॉर रिव्यू। ठीक, मुझे इस बात को पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ये बंदा चाह रहा है कि मैं उसकी CV को रिव्यू करूँ। मैसेज क्लियर है, तो मैं कहूँगा चलो ठीक है मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो ओपन करने का काम है ये आपके ईमेल की जो सब्जेक्ट है इसने करवाना होता है। तो काइंडली इसको वैसा लिखें कि प्रोफेसर को समझ आ जाए। अगर यहाँ पे आपने लिखा होगा CV फॉर एडमिशन, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेसर जो होगा वो गवारा करेगा कि मैं आया इस ईमेल को ओपन करके देखूं कि इसके अंदर क्या है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि बॉडी के अंदर हमने क्या लिखना होता है। बल्कि एक मिनट इस बात को यहीं पे रोकते हैं, एक मिनट के लिए हम पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में हमने क्या लिखना होता है, तो हम सब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ मास्टर्स के लिए या PhD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट के अंदर ये बात लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर मास्टर डिग्री इन योर लैब। अच्छा, ग्रामरली अगर आपके पास नहीं भी है तो मसला नहीं है आपको। इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं, जानबूझ के मैंने भी की है। पोटेंशियल के जो वर्ड की स्पेलिंग है वो गलत लिखे हुए हैं और इसको ठीक करना भी गवारा नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। काइंडली ईमेल लिख के उसको आराम सुकून से पढ़ लिया करें, उसमें देख लीजिए करें कि कोई इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर हो तो काइंडली उसको पहले ठीक कर लिया करें। ठीक हो गया। अभी बड़ा सिंपल सा लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप बता रहे हैं कि बेसिकली आप मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं प्रोफेसर के साथ उसकी लैब के अंदर। ठीक है, इसी तरह आप PhD डिग्री करना चाह रहे हैं तो आप वो भी करें। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और बात जो बड़ी अट्रैक्टिव पॉइंट बनी है, काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स ने इस बात को एक्सपीरियंस कर लिया है ऑलरेडी, कि अगर आप ईमेल सब्जेक्ट के अंदर ये बात मेंशन करते हैं कि आपने आइल्स भी किया हुआ है तो जो रिप्लाई की रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू उन ईमेल्स की जहाँ पे आप आइल्स का जिक्र नहीं करते। तो अगर आप लोगों ने आइल्स किया हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके आगे लिख लें कि मैंने आइल्स भी किया और उसमें मेरे इतने बैंड्स आए हुए हैं। ठीक हो गया, हमारा जो ईमेल का सब्जेक्ट था वो ये तैयार हो गया है। अब जब मैं रिव्यू करूँगा तो खुदा का वास्ता आप लोगों को कि काइंडली ये सारा कॉपी करके मत भेजिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको मुनासिब लगे वो सेंड कीजिएगा। इसको कॉपी करके भेजेंगे तो हो सकता है मैं आपकी CV रिव्यू करना पसंद ना करूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कॉपी पेस्ट मत करें काम को, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आगे जाके प्रोफेसर के हाथों जलील बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपने आप को बचा के रखें और कॉपी चीज़ें करना छोड़ दें, चीज़ों को समझें यहाँ से। उसके बाद अपने एक आइडिया जनरेट करके लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आएगी एज़ कम्पेयर टू किसी जगह से एड्रेस को कॉपी करके। अब हम मूव करते हैं अपने उन 3 क्वेश्चंस की तरफ जिनको मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि हमने एड्रेस करने की कोशिश करनी होती है अपनी ईमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बहैसियत मुसलमान और इखलाकी तौर पे भी हमारा यही हक बनता है कि फ़र्ज़ बनता है सॉरी कि हम लोग जो हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो सलाम दुआ से करती है। तो ईमेल के स्टार्ट में भी 2 जुमले आपने लिखने होते हैं, आप उसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा जो वे लगता है वो यही होता है कि रिस्पेक्टेड प्रोफेसर मे यू फाइंड दिस ईमेल इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या वो सवाल करते हैं कि आया हमने प्रोफेसर का नाम मेंशन करना है या नहीं करना, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई देखिए, आप करें या ना करें मैं इस बात पे बहस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास एक जनरल जुमला है जिसके अंदर हर चीज़ ऑलरेडी आ जाती है तो हमें क्या ज़रूरत है इस बहस को करने की कि भाई ये नाम लिखना चाहिए या ना लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अंकल का वर्ड ले लें, अंकल के अंदर आपके तमाम रिश्ते आ जाते हैं, मामू, चाचा, ताया, व्हाट्सएवर जो भी है। ठीक है, तो बजाय इसके आप चाचा, ताया, मामू सबको बुलाएं अलग अलग, आप आजकल अंकल कहते हैं, तो वहाँ पे आप जब ये नहीं सोच रहे होते तो यहाँ पे भी मत सोचें। आप रिस्पेक्टेड प्रोफेसर लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोफेसर होगा जिस बात को माइंड करेगा कि इसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। ठीक, तो आप आराम सुकून से इस बात को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने उसको फॉर्मल सी एक हाल चाल पूछ लिया उसका, जो आपने एक सेंटेंस में लिखा हुआ है मे यू फाइंड दिस ईमेल इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमेल की जो टोटल लेंथ है वो अप टू 10-12 लाइन्स होती है, मोर देन इनफ होती है। प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी 500-600 लाइनों को बैठ के पढ़े। ठीक है,
तो हमने हर मुमकिन कोशिश करनी होती है कि अपने डाटा को कम से कम लेकिन इतना डाटा ज़रूर हो कि प्रोफेसर को हमारी एवेल्यूएशन करने में मददगार साबित हो सके। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन सिंपल फास्ट में करवाया कि मेरा नाम बहाज अब्बास सवान है, मैं रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो अंडर ग्रेजुएट की स्टडीज़ हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉमसेट साहिवाल से मार्च 2021 में कंप्लीट कर ली हैं या कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड हाईलाइट सेंटेंस हाईलाइट किया हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ये वर्ड वो या सॉरी सेंटेंस वो लोग यूज़ करेंगे जिनकी ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। जैसे आप लोगों ने सितंबर 2020 के अंदर अगर आपकी डिग्री हो चुकी है तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे और नीचे डेट जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों की डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो आप लिखेंगे कि मेरी डिग्री जो है वो मार्च 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी या सितंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपने क्लियरली मेंशन करनी ताकि प्रोफेसर को ये पता चल सके कि आप लोग जो हैं वो ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ या मास्टर्स जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं, अभी आप कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने अपनी रिसर्च प्रोफाइल को बेसिकली कनेक्ट करना है प्रोफेसर की लैब की तरफ। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के अंदर हैं जिनका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है और उनके पास सिर्फ अपना FYP ही है इस बात को क्लेम करने के लिए कि वो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो वो बात को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आई हैव डन माई फाइनल ईयर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट ऑन एंटीना डिज़ाइनिंग फॉर 5G एप्लीकेशंस। ये मेरा पर्सनल क्या कहते हैं उसे प्रोजेक्ट था। आप लोग इसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते जाइएगा। ये जुमला मत कॉपी कीजिएगा, लाजमी नहीं है कि ये हर स्टूडेंट के लिए फ़िट आ रहा हो। जिसके लिए फ़िट आ रहा है वो ठीक है, इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट खुदा का वास्ता है इसको कॉपी मत करे। अच्छा, अब आपने एक छोटे से सेंटेंस के अंदर अपने जो टाइटल है वो थोड़ा सा डिफाइन कर देना, जिससे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि द एम ऑफ माय प्रोजेक्ट इज़ टू डिज़ाइन अ मिनिचराइज्ड एंटीना फॉर 5G सेलुलर डिवाइस। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन भी बता दी कि मैंने किस एप्लीकेशन के लिए एंटीना को डिज़ाइन किया था। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने का मकसद क्या था वो हमने अगली 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ भी है कि हम बेसिकली प्रोफेसर की रिसर्च लैब से अपने काम को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट हेल्प्स मी टू प्रोवाइड अ पाथवे फॉर माई फ्यूचर वर्क एंड थस एंटीना डिज़ाइनिंग विल बिकम माई फ्यूचर रिसर्च वर्क। जुमला मैंने खैर गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने ये बात बताई हुई है कि इस प्रोजेक्ट ने मुझे हेल्प किया है कि मैं अपनी रिसर्च डायरेक्शन जो है उसको सेट कर लूँ, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से अब मेरा जो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है वो इस बात के ऊपर आ गया है कि मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे फर्दर रिसर्च करना चाहता हूँ, यानी कि मैं मास्टर्स या PhD जिस के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको एंटीना डिज़ाइनिंग के अंदर ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो तमाम स्टूडेंट जिनके FYP प्रोफेसर की लैब के जो है रिसर्च के काम से नहीं मिल रहे वो यहाँ पे क्या करेंगे। जिनके मिल रहे हैं उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब जिनके नहीं मिल रहे हम उनकी तरफ पहले आते हैं। देखें भाई, अब आप लोगों ने इसी बात को थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था और उससे मुझे उसमें मैंने ये चीज़ें अचीव की हुई। ठीक है, उसी प्रोजेक्ट ने मेरी हेल्प की है। मैंने क्या किया, मैं जब थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहा था या मैंने जब फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आता क्योंकि एंटीना डिज़ाइनिंग, तो मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि बिसाइड एंटीना डिज़ाइन ये फील्ड्स भी अवेलेबल हैं, और उन तमाम फील्ड में से सबसे ज़्यादा मुझे जिस फील्ड ने अट्रैक्ट किया वो कम्युनिकेशन सिस्टम था। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल आपको दे के बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने अपने FYP को ही बेस करार देना है आपकी फ्यूचर रिसर्च का। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने FYP जो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है लेकिन आगे आप जाके कह रहे हैं मैंने केमिकल इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो उस बात को मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता, मैं उन्हीं केसेस को डिफ़ाइन कर सकता हूँ जहाँ पे आप अपनी फील्ड सम हाउ चेंज कर रहे हैं लेकिन मेजर या क्या कहते हैं मदर फील्ड जो है वो आपकी सेम ही रहती है। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें आप एंटीना डिज़ाइन कर लें, कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर लें या एक्टिव पैसिव सर्किट डिज़ाइन कर लें, तो बेसिक सारे जो हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम के ही हिस्से हैं। अगर आपका केस इस तरह का है तो उसको डील करने की बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी रिसर्च प्रोफाइल है, कुछ आर्टिकल्स उन लोगों ने पब्लिश किए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही स्टूडेंट होंगे जो MS कर चुके होंगे या MS उनका एंड होने वाला है और वो PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी प्रोफाइल ली हुई है, आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल को जो है वो चेंज करके यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपने अब जो फर्स्ट बात है FYP वाली उसको तो यहीं पे रखना है। ठीक है, कि आपने बैचलर्स के अंदर इस टाइटल के ऊपर FYP किया जिसका मेजर एम ये था।
ठीक हो गया। अब उसी FYP से रिलेटेड अगर आपकी फील्ड है, जिस तरह कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप सिंपल लिख देंगे कि उस प्रोजेक्ट ने जो है मुझे हेल्प आउट किया था कि मैं अपनी फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन जो है उसको मैं सेट कर सकूं, और उसके रिज़ल्ट के अंदर मेरे पास जो है वो इतने कॉन्फ्रेंस या जर्नल पब्लिकेशन आ गई है एज अ लीडिंग ऑथर या को ऑथर, ठीक है। और ये तमाम पेपर्स जो हैं वो आपको मेरी CV में मिल जाएंगे। यहाँ पे उनकी डिटेल मेंशन नहीं करनी मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुछ चीज़ें CV के लिए मखसूस रहने दें ताकि वो CV खोल के पढ़ना पसंद करें। ये ना हो कि वो यहीं पे आपको साइन क्या कहते हैं, आपके हालात देख के आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता, आपने इतना ईमेल के अंदर छोटी ईमेल लिखनी होती है कि वो 2 से 3 मिनट में मैक्सिमम उसको रीड आउट कर सके। तो अब हमारे पास ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ FYP है वो किस तरह मेंशन करेंगे, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास FYP प्लस रिसर्च है वो चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरी ईमेल लिख के भी दिखा सकता था जो बातें मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इशू ये था कि फिर आप लोगों ने सेल्फ एफर्ट नहीं करनी थी, और अगर आप सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, और लर्निंग नहीं होगी तो आपको स्कॉलरशिप की अहमियत का कभी अंदाज़ा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की लर्निंग भी हो, आपको अहमियत भी समझ आ जाए, ताकि फ्यूचर में जाके आप लोग किसी के मोहताज ना रहो, बल्कि आप लोग खुद अपने ओन पे काम कर सको। ठीक हो गया। ये बातें यहाँ पे कंप्लीट होगी हमारे क्वेश्चन के लिए कि भाई आप हो कौन, ठीक है, और आप प्रोफेसर की लैब में अप्लाई क्यों करना चाह रहे हो। ठीक, अब इसी बात जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, प्लस थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है कि आप प्रोफेसर को क्या दे सकते हो। अब हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब इसको मूव करते हैं। देखें भाई, अब हमने अपने आप को पोटेंशियल कैंडिडेट बना लिया है, हमने उसको बता दिया है कि भाई हमारा बैकग्राउंड जो है वो आपकी लैब से सूट करता है। अब हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको क्या देंगे, या वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या वो क्या एक्सपेक्ट कर नहीं रहा बल्कि वो क्या एक्सपेक्टेशन हमसे लगा के रखे। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि वाइल गोइंग थ्रू योर वेब पेज आई फाउंड दैट माई रिसर्च वर्क इज़ क्लोजली रिलेटेड टू योर ऑन गोइंग रिसर्च। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम बैचलर्स के स्टूडेंट जिनके पास FYP है, या वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास रिसर्च भी है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर की अगर आप रिसर्च खोल के देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एंटीना डिज़ाइनिंग किसी स्पेसिफिक टाइप के ऊपर ही काम कर रहा हो, वो डिफरेंट टाइप्स पे काम कर रहा होगा। तो ये जुमला है जो कि आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही ये बात लिख देंगे कि देयर फॉर आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर माई मास्टर्स और PhD, और मास्टर लीडिंग टू PhD, जिस तक के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अंडर योर सुपरविजन। ठीक है, इन तमाम बातों के साथ आपकी जो टोटल ईमेल की लेंथ है वो 10 से 12 लाइंस तक नहीं जाएगी इंशाल्लाह, और आपकी ईमेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नीचे दोबारा आखिर में आपने वही फॉर्मली जो है बातों को कंक्लूड करना है। उसके लिए यहाँ पे आप जुमला लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है मैंने कि प्लीज़ हैव अ लुक एट माई CV एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। और नीचे आप अपनी डिटेल लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बेस्ट रिगार्ड्स ठीक हो गया। ये बात सारी लिख के आपने क्या करना है, आपने ईमेल कर देनी है। ईमेल आपने मुझे ही करनी है, तो हम इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं आज। ये देखें भाई, ईमेल आ गई हमारे बॉक्स में। अब देखें, अब दोनों ईमेल्स आपके सामने पड़ी हुई हैं। एक CV फॉर रिव्यू लिखा हुआ है, एक के ऊपर लिखा है पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर मास्टर डिग्री इन योर लैब विद 6.5 बैंड्स इन आइल्स। ठीक है, ये बात आपका मैसेज सिंपल कन्वे कर रही है, प्रोफेसर एटलीस्ट एक टिक करना जो है वो ज़रूर पसंद करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर देखें, आपने जो अपनी ईमेल अपनी बॉडी जो सारी लिखी हुई है उसको प्रॉपरली तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है, यानी कि आप हर एक पैराग्राफ या 2 से 3 लाइनों के अंदर जो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं स्पेस दे के आपने अगली लाइन की तरफ मूव किया हुआ है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो भी अट्रैक्टिव होगी है, प्रोफेसर को अच्छा लगेगा इस चीज़ों को पढ़ते हुए। जो देखने में अच्छा लगेगा वही पढ़ा जाएगा, जो देखने में बुरा लग रहा होगा वो पढ़ने में भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर दूँ, या मैंने अपना जो प्रोजेक्ट हाईलाइट किया हुआ है वो बोल्ड कर दूँ। जिस तरह आप देखें मैंने ऊपर सेंटेंस हाईलाइट किया हुआ है, वो तमाम टेक्स्ट से जुदा लग रहा है, उसमें तरफ आइज़ जो है वो फोकस कर रही है। इसी तरह आपकी जो मेजर अचीवमेंट्स होती हैं, मेजर काम होते हैं, उनको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपका FYP, या अगर आपके पास पेपर्स हैं तो आप अपने पेपर जो है लिखे हुए आपने, आप उसको भी हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये काम आपको करने चाहिए। ये प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है और आपने इम्प्लीमेंट भी करनी है।
ये देख लें भाई, ये आपकी तमाम सीवी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसकी लाइन की काउंटिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सिर्फ 12 लाइन्स बन रही हैं, जिनमें से भी आप जब इस दो पैराग्राफ को आपस में मर्ज करेंगे तो लाइन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, बहरहाल मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि 10 से 12 लाइन के अंदर आपकी जो ईमेल बॉडी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स में पूछा करें, ताकि मैं सबको उसका फ़ायदा हो सके। ये ना हो कि मुझे ईमेल्स आ रही हों कि भाई ये भी मसला आ गया, ये भी मसला आ रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों को मिल चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जल्द अज जल्द जो है वो अपनी सीवीज़ और ईमेल भेज देंगे ताकि मैं उसको रिव्यू कर दूँ। एक बात याद रखिएगा कि मैं आपकी जो ईमेल्स हैं या आपकी सीवीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह मैं रिव्यू करके आपको सैटरडे या संडे को ही सेंड कर सकता हूँ, उससे पहले मैं आपको सेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी और भी बहुत सी मसरूफियात हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने हौसला और सब्र रखना है। इंशाल्लाह संडे को रात 10-11 बजे से पहले पहले तमाम दोस्तों को जो है वो जवाब आ जाएगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे मैं करूँगा, जब अपनी ईमेल लिखने लगे तो सबसे पहले अटैचमेंट में जाके अपनी सीवी को आपने अटैच करना है इन पीडीएफ फॉर्म, वर्ड फॉर्म में अटैच नहीं करना। ठीक है, और बगैर अटैच किए सीवी लिखना स्टार्ट नहीं कर देना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के साथ ये होता है जब वो ईमेल बॉडी लिख चुके होते हैं और वो सेंड कर देते हैं तो उनको याद आता है कि मैंने अपनी सीवी अटैच ही नहीं की। तो काइंडली स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत गोल्डन होते हैं, ये बार बार नहीं मिलते। एक बार चले जाएंगे तो हो सकता है आपको पूरा साल वेट करना पड़ जाए दोबारा अप्लाई करने के लिए। तो आराम सुकून से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगा के अप्लाई कर लें, लेकिन सही तरीके से अप्लाई कर लें। बाकी मैंने कहा था आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर भी कि सियोल टेक जो यूनिवर्सिटी है मेरी, इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 लैब्स हैं जहाँ पे ओपनिंग्स अवेलेबल हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए। उन तमाम के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉपी कर दिए हैं, आप लोग उनको विजिट कर सकते हैं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैब्स हैं, उनमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही हैं सारे, लेकिन डिपार्टमेंट डिफरेंट, जिनमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन और बायो और इनसे रिलेटेड बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके अंदर वो लैब्स मौजूद हैं। आप लोग लाजमी अप्लाई करें। और अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है और उसकी रिसर्च फील्ड जो है वो इंजीनियरिंग ही है, तो काइंडली उसको ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो चीज़ों को सीख सके। लास्ट पे वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को फिर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कोई भी दोस्त जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अप्लाई करना चाहता है तो 3 की 3 वीडियोस, नंबर फर्स्ट पे सियोल टेक के ग्रुप की, नंबर 2 के ऊपर सीवी किस तरह से बनाई जाती है, नंबर 3 के ऊपर ईमेल हमने किस तरह से लिखनी है, ये तीनों वीडियोस जो हैं उसके साथ शेयर करें। उसको कहें कि लाजमी अप्लाई करें। 28 फरवरी डेडलाइन है अप्लाई करने की। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करके बैठा हुआ हूँ कि नेक्स्ट सेशन यानी कि सितंबर इनटेक में एटलीस्ट 10 से 20 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो सियोल टेक के अंदर लाजमी आएंगे। दुआ मेरी आप लोगों के साथ है, आप लोगों ने एफर्ट खुद करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और बेहक के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबका एडमिशन हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।